गुड मॉर्निंग। मैं गौतम कुमार यूट्यूब के डिजिटल दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं झारखंड कर्मचारी आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली हाई स्कूल प्रतियोगिता परीक्षा के भूगोल विषय के सिलेबस की चर्चा करूंगा। जहां तक भूगोल विषय के सिलेबस की बात करें, यह सिलेबस दो भागों में विभाजित है, पार्ट 1 और पार्ट 2। जहां तक पार्ट 1 की बात करें तो यह स्पष्ट होता है कि इसके अंतर्गत आयोग के द्वारा भूगोल से संबंधित मौलिक विशेषताएं या आधारभूत विशेषताएं उसको पूछा जाएगा और उसके संदर्भ में यानी भूगोल से संबंधित जो आधारभूत विषय वस्तु है उस पर आपकी एक ठोस पकड़ होनी चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले टॉपिक की बात करें, अलग अलग टॉपिक में ये डिवाइड है, यह जो पार्ट है अलग अलग टॉपिक में डिवाइड है, तो एक एक टॉपिक की चर्चा करेंगे। सबसे पहला टॉपिक बात करते हैं तो ओरिजिन ऑफ द अर्थ। ओरिजिन ऑफ द अर्थ है और ओरिजिन ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कई सारा विचार दिया गया है, कई सारी परिकल्पना प्रतिपादित की गई है अलग अलग विद्वानों के द्वारा। तो आपको यहाँ पे दिया गया है कि नेबुलर हाइपोथेसिस पढ़ना है, ठीक है, निहारिका परिकल्पना पढ़ना है। तो निहारिका परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया था, तो याद रखिएगा निहारिका परिकल्पना लाप्लास के द्वारा दिया गया है। तो लाप्लास का नाम याद रखिएगा, लाप्लास, यह है आपका लाप्लास के द्वारा निहारिका परिकल्पना दिया गया है। लेकिन क्या सिर्फ लाप्लास का निहारिका परिकल्पना ही संपूर्ण होगा या इससे आगे भी आपको पढ़ना पड़ेगा? तो मेरे हिसाब से इससे आगे भी थोड़ा सा आपको जाना पड़ेगा और थोड़ा सा आगे भी आपको अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे जहाँ तक नेबुलर हाइपोथेसिस की बात करें, निहारिका परिकल्पना की बात करें, तो निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन कांट के द्वारा, कांट का नाम आप लोग सुने होंगे यदि भूगोल विषय से संबंधित हैं, आप जुड़े हुए हैं, भूगोल विषय से आपका जुड़ाव है तो कांट का नाम सुने होंगे। कांट के द्वारा गैसियस हाइपोथेसिस वायव्य राशि परिकल्पना पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दी गई थी और इसी की आलोचना के पश्चात लैप्लास के द्वारा नेबुलर हाइपोथेसिस का प्रतिपादन किया गया है। तो आप जब देखते हैं कि लैप्लास के द्वारा जो हाइपोथेसिस दिया गया वो कांट की आलोचना का परिणाम है। तो कांट की जो आलोचना होती है वायव्य राशि परिकल्पना में, उसी के समस्याओं को, उसी की आलोचनाओं को दूर करने का प्रयास लैप्लास के द्वारा किया गया है और वही इनका एक मजबूत आधार बनता है परिकल्पना को प्रतिपादित करने का। तो यहाँ पे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, लैप्लास को समझने के लिए आपको कांट को भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। कांट का जो वायव्य राशि परिकल्पना है कांट, तो उसको भी देखना पड़ेगा। तो खैर आगे हम लोग चर्चा करेंगे, जब हम एक एक टॉपिक को डील करेंगे आपको बताएंगे तो उसमें हम इसकी चर्चा कर लेंगे। पहले कांट का वायव्य राशि परिकल्पना, उसके बाद लैप्लास भी बता देंगे। तो एक्चुअली में आपको लैप्लास ही पढ़ना है, लेकिन सवाल वहाँ से आता है क्योंकि आपके पास जब बेस नहीं है तो आप कुछ हवा में बात नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हवाबाजी से कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको कहीं ना कहीं आधार की जो चीज़ें हैं उसके बारे में भी जानकारी होनी ही चाहिए। इसके अलावे सिर्फ नेबुलर हाइपोथेसिस से आपका काम चल जाएगा जी नहीं, और भी अलग अलग जो परिकल्पनाएं दी गई है उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए आपको, क्योंकि सवाल वहीं से बनेगा। तो आगे हम लोग देखेंगे कैसे कैसे सवाल बनता है। फिलहाल तो हम सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। दूसरा जो है टॉपिक आपका स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ना है। आप लोग पढ़े भी होंगे। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है अलग अलग लेयर में विभाजित है। सबसे पहला जो विभाजन है वो रासायनिक संरचना के आधार पर स्वेस के द्वारा किया गया था। सियाल सीमा नीफे आप लोग जानते होंगे। तो जहाँ तक स्ट्रक्चर की बात करें तो पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना असंभव तो नहीं है, लेकिन कठिन कार्य जरूर है। अब कठिन कार्य क्यों हो जाता है, क्योंकि मानव की पहुंच से दूर है। अभी तक मानव धरातल के अंदर नहीं जा सका है
अधिक अधिक से अधिक 12 किलोमीटर तक ही ड्रिलिंग किया जा चुका है, वो भी कोला क्षेत्र में। तो आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपसे को स्पष्ट होगा। तो ये बात करते हैं। इसके अलावा आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा जियो फिजिक्स और जियो ओडेसी जो है उसके द्वारा, इसे आधुनिक मत के नाम से जाना जाता है, जियो फिजिक्स और जियो ओडेसी संस्था के द्वारा जो दिया गया वर्गीकरण किया गया है, जिसे आधुनिक मत भी कहा जाता है, क्रस्ट मेंटल कोर। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, तो ये आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा बात करें तो जो स्ट्रक्चर है, पृथ्वी के आंतरिक भाग है, उसकी संरचना है, उसके बारे में कौन कौन से स्रोत हैं जो जानकारी प्राप्त कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं, तो इसको भी आपको देखना पड़ेगा। तो स्रोत की जहाँ तक बात करें, स्रोत को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरा है अप्रत्यक्ष स्रोत। तो आप देखिएगा इसका डिवीज़न भी किया गया है। प्रत्यक्ष स्रोत में कुछ बात कर लेते हैं तो ज्वालामुखी का जिक्र आता है। इसके अलावा जो एस्टेरॉइड्स पृथ्वी पर गिरे हैं उनके साक्ष्य हैं, उनके स्टडी करने से भी पता चलता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है, वर्तमान समय में ऐसा सिद्ध हो चुका है, लेकिन आपको तो पीछे का देखना है। तो वर्तमान समय में सिद्ध हो चुका है कि जिस ग्रह के एक दूसरे से समरूपता स्थापित करते हैं, तो उन आने वाले जो एस्टेरॉइड्स हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उनके चट्टानों की स्टडी करने के बाद भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त होता है। आगे हम लोग बात करें तो सिस्मोलॉजी के द्वारा, यानी अर्थक्वेक विज्ञान। सिस्मोलॉजी क्या है? तो वैसा विज्ञान जो अर्थक्वेक्स का अध्ययन करता है, उससे भी जो साक्ष्य मिले हैं, उससे जो तरंगें उत्पन्न होती है, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। पी वेव्स, एस वेव, एल वेव्स, इसके द्वारा भी साक्ष्य के बारे में जानकारी मिलती है, तो उसकी भी चर्चा हम लोग कर लेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं अप्रत्यक्ष स्रोतों में, जिसमें तापमान, दबाव और घनत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये स्रोत की भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो याद रखिए, दूसरा है आपका स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट है आपका तीसरा आ जाता है चट्टान। तीसरा जो है आपका चट्टान है। चट्टान देखना है, डिफरेंस बिटवीन रॉक्स एंड मिनरल, यानी खनिज और चट्टान में क्या अंतर होता है। आपको पता है चट्टान क्या होता है? तो खनिजों का मिश्रण होता है। तो खनिज क्या है, चट्टान क्या है, कितने प्रकार की होती है, रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स कौन सा है ना, चट्टान को निर्माण करने वाले मिनरल्स कौन कौन से खनिजें हैं, तो ये सब आपको पढ़ना होगा, तो इसकी भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। इसके अलावा फोर्थ जो है आपका वो है माउंटेन्स। माउंटेन्स, पर्वत के बारे में पढ़ना है। पर्वत का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, तो पर्वत पढ़ना है। पर्वत क्या होता है, कैसे निर्मित होता है, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा सिद्धांत पर्वत के निर्माण से संबंधित दिया गया है। तो सबसे मान्य सिद्धांत कोबर का संकुचन सिद्धांत है, तो उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे जब एक एक टॉपिक को डिटेल में आपके साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे, तो उसमें चर्चा कर लेंगे। तो आप बने रहिए, और जो भी आप लोग का समस्या है उसको दूर करने का प्रयास हम करेंगे। नेक्स्ट आपका बात करते हैं अर्थक्वेक्स। भूकंप पढ़ना है। भूकंप क्या है? तो अर्थक्वेक सिंपली मीन्स वाइब्रेशन ऑन अर्थ सरफेस। साधारण तौर पर बात करें तो भूकंप क्या है? तो पृथ्वी पर उत्पन्न कंपन है। तो पृथ्वी पर उत्पन्न कंपन है, इसके दौरान क्या है, ऊर्जा निकलती है। जहाँ से ऊर्जा निकल रही है उसे, जहाँ से ऊर्जा निकल रही है, और ऊर्जा किस रूप में होता है? तो तरंगों के माध्यम में होता है, तरंग के रूप में होता है, ठीक है, वेव्स के रूप में होता है। पी वेव्स, एस वेव, एल वेव्स, सब की चर्चा हम लोग करेंगे। वो स्ट्रक्चर के बारे में भी जानकारी प्राप्त करवाता है। इसके अलावा अर्थक्वेक्स में भी देखा जाता है जहाँ एनर्जी उत्पन्न होता है। फिर धरातल के अंदर वैसा स्थान जहाँ पे एनर्जी उत्पन्न होती है फोकस कहलाता है। सबसे ऊपर धरातल पर जो जहाँ पे महसूस किया जाता है ना, सबसे पहले जहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, उसे अधिक केंद्र कहा जाता है। तो ये सब की भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अर्थक्वेक्स क्या है, इसके आने का कारण क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सब की चर्चा हम लोग करेंगे। अब देखिए, अर्थक्वेक्स जब हम पढ़ेंगे तो प्लेट टेक्टोनिक्स को कहीं ना कहीं हम पढ़ेंगे ही, इसको पढ़ना ही पड़ेगा।
यदि आप अर्थक्वेक्स या माउंटेन बिल्डिंग पढ़िएगा तो आपको प्लेट टेक्टोनिक्स भी पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स ही ऐसा सिद्धांत है जो पर्वतों की उत्पत्ति, ज्वालामुखी, भूकंप, द्वीप का निर्माण किस प्रकार से, यानी पृथ्वी पर लैंडफॉर्म्स का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, इसके बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त करवाता है। तो कहीं ना कहीं यदि आप माउंटेन पढ़ रहे हैं, अर्थक्वेक्स पढ़ रहे हैं, तो प्लेट टेक्टोनिक्स को भी पढ़ना पड़ेगा। प्लेट टेक्टोनिक्स भी आपसे अछूता नहीं रहेगा। तो आप देखिए कितना स्मार्ट तरीके से सिलेबस को डिजाइन किया गया है आयोग के द्वारा। आप छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि जब आप छोड़ दीजिएगा, किसी भी टॉपिक को छोड़ते हैं, तो आपकी जो तैयारी है वो अधूरी रहेगी। तो एक कुशल मार्गदर्शन की आपको आवश्यकता पड़ेगी। जो इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं उनसे आपको सलाह लेना ही पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मुझसे ही सलाह ली, जो भी एक्सपर्ट हैं तो उनसे आपको सलाह लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो साथ में जुड़े रहिए और आगे हम लोग चर्चा करें। इसके अलावा आइसोस्टेसी की बात की जाती है, भू संतुलन की बात की जाती है। आइसोस्टेसी का जहाँ तक बात करें, देखिए आइसोस्टेसी है, यह है आपका आइसोस्टेसी। आइसोस्टेसी के बारे में जहाँ तक बात किया जाए तो हिंदी इसका होता है भू संतुलन। भू संतुलन तो विभिन्न विद्वानों के द्वारा स्पेशली डटन का नाम आता है, डटन का नाम आता है ना, याद रखिएगा। भू संतुलन के संदर्भ में ऐसा बोला जाता है कि परिभ्रमण करते हुए पृथ्वी पर स्थित विभिन्न ऊंचाइयों के जो भाग हैं, इसके मध्य में आंतरिक स्थिरता की दशा पाई जाती है। और यही जो आंतरिक स्थिरता की, स्टेबिलिटी की जो दशा है, इसे भू संतुलन कहा जाता है। यानी साधारण तौर पर यदि बात करें या सामान्य तौर पर बात करें, सरल शब्दों में बात करें, तो धरातल पर ऊपर उठे स्थान और नीचे स्थित आसान, ऊपर स्थित स्थान और नीचे स्थित स्थान के बीच में आंतरिक संतुलन की दशा पाई जाती है, इसे भू संतुलन कहा जाता है। भू संतुलन से संबंधित अलग अलग विद्वानों के द्वारा विचार दिया गया है, ठीक है, व्यूज दिया गया, मत दिया गया है। तो उसमें से एरी का मत पढ़ना। अब जब आप एरी को पढ़िएगा तो प्राट को भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एरी और प्राट एक दूसरे के अपोज है। बिना एरी के प्राट अधूरे हैं और बिना प्राट के एरी अधूरे, ठीक है। तो एरी और प्राट दोनों का व्यू आपको पढ़ना है। एक लॉ ऑफ फ्लोटेशन की बात करेंगे, या एक तैराव के नियम की बात करते हैं, दूसरा जड़ सिद्धांत की बात करते हैं, रूट थ्योरी की बात करते हैं। तो एरी और प्राट दोनों का आपको पढ़ना पड़ेगा। तो स्मार्ट तरीके से डिजाइन किया गया है, लेकिन आप उसको छोड़ नहीं सकते। खैर चलिए, जो दे दिया गया है उसको तो हम लोग को पढ़ना ही है, ताकि आपकी संपूर्ण तैयारी हो सके। नेक्स्ट आपका है वेदरिंग। आप लोग देख रहे होंगे वेदरिंग है, ये आपका अपक्षय। अपक्षय क्या होता है ये देखिएगा, अपक्षय वेदरिंग कहा जाता है। तो चट्टानों का अपने ही स्थान पे, ठीक है, विभिन्न भौतिक, रासायनिक एवं जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा चट्टानों का अपने ही स्थान पे टूटकर बिखर जाना अपक्षय कहलाता है। तो अपक्षय वैसी प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके अंतर्गत चट्टान अपने ही स्थान पे टूटकर बिखर जाते हैं। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि विभिन्न भौतिक, जैविक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं के संपर्क में आकर चट्टान अपने ही स्थान पे यदि टूटता है तो उसे अपक्षय कहते हैं। यानी अपक्षय का मतलब क्या हो, चट्टानों का टूटना अपने ही स्थान पे, याद रखिएगा, इन सिटू बोला जाता है। तो जो चट्टानों से
मटेरियल प्राप्त होता है, चट्टानों के अपक्षय से जो मटेरियल प्राप्त होता है, जो चट्टान चूर्ण प्राप्त होता है, वो मिट्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चट्टानों की जो चट्टान चूर्ण है वो मिट्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो पेरेंटियल मटेरियल है उसमें जो खनिज पाया जाता है और मिट्टी में भी वही खनिज की अधिकता होती है। तो अपक्षय के कारण क्या होता है, तो मिट्टी का निर्माण होता है, जो जीवन का आधार माना जाता है, पेड़ पौधे का आधार माना जाता है और कहीं ना कहीं हम लोग का भी आधार है, मानव का भी आधार है, क्योंकि हम लोग को भोजन की जो प्राप्ति होती है कहीं ना कहीं मिट्टी से जुड़ा हुआ है। तो वेदरिंग, अब जब वेदरिंग पढ़ रहे हैं तो इसमें आप अपर्दन को भी देखना पड़ेगा, इरोजन को भी देखना ही पड़ेगा। आप इसे डिनाई नहीं कर सकते हैं, तो इरोजन को भी देखना पड़ेगा, इरोजन अपर्दन को भी देखना। अब वेदरिंग और इरोजन में अंतर होता है, क्या है, तो यदि चट्टान अपने स्थान पे टूटते हैं तो उसे वेदरिंग कहा जाता है, अपक्षय कहा जाता है। लेकिन जो वेदर्ड मटेरियल है, अपक्षयित पदार्थ है, उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है ना, स्थानांतरण होता है, तो उस प्रक्रिया को अपर्दन कहा जाता है। तो वेदरिंग भी देख लीजिएगा और थोड़ा सा अपर्दन भी देखिएगा, क्योंकि अपर्दन के कारण कई प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है। इसके अलावा वेदरिंग में ही देखिएगा कि वेदरिंग में अपक्षय में अलग अलग तत्वों का योगदान होता है, जिसमें क्लाइमेट एक सक्रिय भूमिका निभाता है। तो अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग प्रक्रियाएं संपादित होती है, ये भी देखिएगा। जहाँ तक इरोजन की बात करें तो इरोजन के एजेंट को भी जानना होगा। अलग अलग इरोजन के एजेंट हैं, अपर्दन के दूत हैं। वो क्या करते हैं, तो जो वेदर्ड मटेरियल है, अपक्षयित पदार्थ है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो ये याद रखिएगा कि आपको इरोजन भी पढ़ना होगा। कौन कौन से इरोजन के दूत हैं, तो सबसे पहला दूत क्या है, तो नदी को याद रखिएगा, रनिंग वाटर को कहा जाता है। सबसे पहला तो नदी है, रिवर को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है विंड को कहा जाता है, पवन को कहा जाता है, दूसरा पवन है। तीसरा बात करते हैं तो भूमिगत जल, और विशेष प्रकार के जो अपर्दन के दूत हैं एक विशेष प्रकार के क्षेत्र में और विशेष प्रकार की जलवायु में ही ज़्यादा सक्रिय होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें कि जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, यानी वर्षा की मात्रा जहाँ पे ज़्यादा है, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, वहाँ पे जल का कार्य अधिक सक्रिय होता है, नदी का कार्य सक्रिय होता है। वैसा रीजन जो ड्राई है, शुष्क है, वहाँ पे जो मरुस्थल है वहाँ पे पवन का कार्य ज़्यादा प्रभावी देखा जा सकता है, तो पवन के द्वारा स्थलाकृति का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा वैसा क्षेत्र जहाँ पे चूना पत्थर अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, वहाँ पे भूमिगत जल के द्वारा, भूमिगत जल याद रखिएगा, भूमिगत जल ग्राउंड वाटर के द्वारा विभिन्न प्रकार के स्थलाकृति का निर्माण किया जाता है, जिसे कास्ट स्थलाकृति भी कहते हैं, KARST, कास्ट स्थलाकृति भी कहा जाता है। और ये स्पेशली जो कास्ट शब्द है वो यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक कोस्ट, याद रखिएगा, यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक कोस्ट से लिया गया है। यहाँ पे चूना पत्थर की अधिकता पाई जाती है और यहाँ पे भूमिगत जल के द्वारा विभिन्न प्रकार के स्थलाकृति का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ से ये शब्द लिया गया, कास्ट टोपोग्राफी का नाम दिया जाता है। तो याद रखिएगा, ग्राउंड वाटर भी एक महत्वपूर्ण अपर्दन के दूत हैं, तो इसकी भी चर्चा करेंगे आगे। हिमनद आगे हम लोग देखते हैं, तो हिमनद है, ग्लेशियर है। ग्लेशियर क्या होता है, तो रिवर ऑफ आइस है, याद रखिएगा, रिवर ऑफ आइस, ठीक है, ये रिवर ऑफ आइस है, तो याद रखिएगा रिवर ऑफ आइस।
रिवर ऑफ आइस है, याद रखिएगा, हिमनद। ये कहाँ पे मिलेगा? तो हाइयर लैटिट्यूड में या हाइयर एल्टीट्यूड में, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में या उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में दिखेगा। बोला जाता है कि ग्रेविटी के कारण, है ना, गुरुत्वाकर्षण के कारण उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण के कारण जहाँ पे स्नो लाइन होता है, स्नो लाइन क्या होता है, वैसा लाइन है जहाँ जिस पर बर्फ़ जमना शुरू होता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ऊंचाई पर स्नो लाइन होता है। जैसे विषुवतरेखीय क्षेत्रों में ऊंचाई पे होता है, और विषुवतरेखीय क्षेत्रों में या भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में स्नो लाइन ऊंचाई पे होता है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में यह सतहों पे पाया जाता है। तो बोला जाता है कि उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में या पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण ढाल के सहारे, स्लोप के सहारे जो बर्फ़ के टुकड़े हैं, बड़े बड़े शिलाखंड हैं, वो खिसकते रहते हैं। तो ये जो खिसकाव हो रहा है बर्फ़ के बड़े बड़े शिलाखंडों को, उसे ही ग्लेशियर कहा जाता है। ग्लेशियर के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, है ना, भूगोल विषय से संबंधित है तो आप लोग जानते हुए। जैसे कुछ ग्लेशियर का नाम हम बता रहे हैं वो भारत से संबंधित है। जैसे सियाचिन का नाम सुने होंगे, सियाचिन ग्लेशियर। इसके अलावा बाल्टोरा का भी नाम सुने होंगे, बाल्टोरा। बैफो का भी नाम सुने होंगे। तो सियाचिन, बाल्टोरा, बैफो, ये सब को याद रखिएगा, ये सब ग्लेशियर है। तो ग्लेशियर। इसके अलावा नेक्स्ट जो अपर्दन के दूत हैं वो हैं सी वेव्स। सी वेव्स आप लोग लग भी रहा होगा कि सर क्या बता दे रहे हैं, ठीक है, सागरीय तरंग। तो आगे जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल ओवरव्यू एक ले लीजिए। सी वेव्स, सागरीय तरंग, तो तटीय क्षेत्रों को काटता रहता है, तो इसके कारण भी जो इरोडेड मटेरियल प्राप्त होता है उसका स्थानांतरण होता है। तो याद रखिएगा ये अपर्दन के दूत हैं, तो इनसे इसको भी आप नकार नहीं सकते। अब आगे जब बढ़ते हैं, सिलेबस को देखते हैं। देखिए, वेदरिंग के बाद क्या है, कास्ट टोपोग्राफी। अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि चूना पत्थर के वाले क्षेत्रों में भूमिगत जल के द्वारा जो स्थलाकृति का निर्माण किया जाता है कास्ट टोपोग्राफी कहलाता है, ठीक है। भूमिगत जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृति उसे कहते हैं, टेक्निकल नाम दिया गया कास्ट टोपोग्राफी। तो याद रखिएगा कहाँ से शब्द लिया गया है ये भी बता दिए, यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक कोस्ट से लिया गया है। तो क्या वहीं पे मिलता है? तो नहीं, जहाँ पे भी चूना पत्थर होगा वहाँ पे, जहाँ पे भी चूना पत्थर होगा वहाँ पे कास्ट टोपोग्राफी दिखाई पड़ता है। चूँकि चूना पत्थर जल में घुलनशील होता है, ये देख लेते हैं। चूँकि चूना पत्थर जल में घुलनशील होता है, जब वर्षा का जल यहाँ पे आता है, वर्षा का जल जब आता है तो ये जो चूना पत्थर है वो, इनमें जो घुलनशील पदार्थ हैं वो घुल जाते हैं। तो इसके अंतर्गत छोटा छोटा छिद्र का निर्माण, तो पूरे क्षेत्र में छोटा छोटा छिद्र का निर्माण होता है, जिसे सिंक कहा जाता है। सिंक, है ना। और ये जो सिंक है किस प्रकार से काम करता है, तो छलनी के जैसा काम करता है। जैसे चाय को छानने के लिए छलनी यूज करते हैं हम लोग, तो छलनी के जैसा कार्य करता है। और पानी पूरा क्या है, वो नीचे चला आता है। तो जो नीचे आ गया सतह से नीचे, उसी को क्या कहते हैं, भूमिगत जल कहते हैं, ग्राउंड वाटर कहा जाता है। ग्राउंड वाटर का उपयोग हम लोग नलकूप के माध्यम से करते हैं। आप लोग के घर में बोरिंग होगा, है ना, नल होगा, तो नीचे से पानी निकालते हैं, तो वो भूमिगत जल होता है। जो सतह पे हो तो सतही जल कहा जाता है। तो अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग क्षेत्रों में जल अलग अलग रूपों में विद्यमान है पृथ्वी पर, तो याद करते हैं। तो कास्ट टोपोग्राफी की चर्चा करेंगे। ये रहा आपका। नेक्स्ट आपका है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। यानी देखिए यहाँ तक क्या चल रहा था, तो यहाँ तक स्थल रूप चल रहा था, जियोमॉर्फोलॉजी चल रहा था। देखिए कितना स्मार्ट तरीके से सिलेबस को डिजाइन किया गया। यहाँ तक तो क्या था, यहाँ तक आपका जियोमॉर्फोलॉजी, आगे क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। देखिए क्लाइमेटोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी में क्या है, तो एटमॉस्फेयर पढ़ना है। और एटमॉस्फेयर में भी देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर दे दिया गया। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर आपको पढ़ना है, संरचना पढ़ना है, कंपोजिशन नहीं पढ़ना है। क्या, कंपोजिशन भी पढ़ना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर क्या है, तो वायुमंडल वायु का आवरण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरा हुआ है, ठीक है। एटमॉस्फेयर इज अ थिक गैसियस लेयर विच सराउंड्स द अर्थ एंड अटैच्ड टू द सरफेस बाय द फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी। तो मेरे पास हिंदी इंग्लिश का समस्या नहीं होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों हम आपको बता देंगे। और जो भी आप लोग जुड़े रहिएगा,
जिस भी माध्यम होगा, तो माध्यम कोई बाध्यता इसमें है नहीं, तो माध्यम हो जाएगा आप लोग का। तो सिर्फ जुड़े रहिए। और स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर में सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं देखना है आपको, क्या है इसका कंपोजिशन भी देखना होगा। तो वायुमंडल क्या है? वायु का आवरण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरा हुआ है। ये रहा वायुमंडल। अब वायुमंडल किन किन चीज़ों से मिलके बना है उसे ही संघटन कहा जाता है। तो पूरे वायुमंडल की जहाँ तक बात करें तो तीन ही चीज़ें आपको मिलेगा। एक तो गैस मिलेगा, गैस विभिन्न प्रकार की गैसें विभिन्न ऊंचाइयों पर पाई जाती है, मात्रा में अंतर होता है। सबसे ज़्यादा कौन सा? तो नाइट्रोजन, याद रखिएगा न बता रहे हैं। और दूसरे नंबर पे ओ है ऑक्सीजन। तो ये दोनों को मिला के लगभग 98% आपको हो जाएगा। 98%। बाकी जो 2% बचा उसमें सब गैसें शामिल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियोन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, है ना, तो रेडॉन, ये सब देखेंगे। जिसकी मात्रा कम है उसे नोबल गैस की संज्ञा भी दी जाती है ना। और वैसी गैसें जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेती है उसे अक्रिय गैस भी कहते हैं, इनर्ट गैस भी कहा जाता है। तो इनर्ट गैस यहाँ से भी सवाल रहता है। नोबल गैस क्या है, यहाँ से भी सवाल रहता है। कौन सी भारी है, कौन सी हल्की है, कितनी ऊंचाई पे है, तो वहाँ से भी सवाल रहता है। तो जहाँ तक नाइट्रोजन की बात करें सबसे ज़्यादा 78%, 78% पर नाइट्रोजन पाया जाता है, या 78% जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन है। उसके बाद ऑक्सीजन 21% कहा जाता है, या 20 पॉइंट कुछ परसेंट आपको लिखा रहेगा, 20.9 या 8 ऐसा करके रहता है। तो याद करते हैं इसको, देखिएगा। ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस है। तो ये दोनों को मिलाकर 98 लगभग बताए थे आपको, ये सब लगभग में चल रहा है। इसके अलावा कम मात्रा है ओजोन का, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी पर आने नहीं देती है, तो सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। तो ये सब भी आपको देखना पड़े। तो पहले गैसेस हो गया। गैस के बाद क्या है? तो वाटर वेपर, जलवाष्प, जलवाष्प, ठीक है। तो वायुमंडल में जो विद्यमान जलवाष्प है उसे है मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी कहा जाता है। तो जलवाष्प जलवायु का, मौसम और जलवायु का एक प्रमुख तत्व माना जाता है। जलवाष्प याद रखिएगा, इसी से बादल का निर्माण होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा जो है वो धूल कण आता है, डस्ट पार्टिकल। तो धूल कण की बात कर लेते हैं। धूल कण क्या है? तो हिग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के रूप में कार्य करता है। जल वाटर ड्रॉपलेट्स का निर्माण, जल की बूंदों का निर्माण, जो बादल बनता है उसमें जल की बूंदों का निर्माण किसमें होता है? तो धूल कण के ही माध्यम के रूप में, बेस के रूप में कार्य करता है धूल कण। इसके अलावा आकाश का रंग नीला, गोधूली बेला के समय लाल पीला जो दिखाई पड़ता है, किसके कारण? ड्यू टू डस्ट पार्टिकल्स, ये याद रखिएगा। तो ये रहा आपका कंपोजिशन। उसके बाद स्ट्रक्चर पढ़ना। स्ट्रक्चर में क्या आएगा? तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, ये सब की चर्चा करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ना है। अब देखिए ये क्लाइमेटोलॉजी, तुरंत क्लाइमेटोलॉजी में चलेगा। उसके बाद वहाँ से निकल के तुरंत कहाँ रहें? एग्रीकल्चर में आएंगे। देखिए प्लांटेशन एग्रीकल्चर पढ़ना है, कृषि पढ़ना है। कृषि में भी क्या है? बागाती कृषि पढ़ना है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर पढ़ना है। देखिए प्लांटेशन एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का अलग अलग डिवीज़न किया गया है, ठीक है। तो प्लांटेशन पढ़ना है, यानी इसमें क्या आ जाएगा? बागाती कृषि, कैश क्रॉप को शामिल किए रहते हैं। कौन कौन सा? तो चाय आ जाएगा, कहवा आ जाएगा, गन्ना आ जाएगा, ये सब इसमें आएगा, काजू आएगा। तो ये सब पढ़िएगा। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में क्या आएगा? बागाती कृषि कहते हैं। तो चाय, कहवा, ये सब इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। इसके अलावा आपको उद्योग तुरंत देखिए। तो यानी सबसे पहला कौन सा? भूआकृति विज्ञान। दूसरा जो आ गया है वो क्या है? दूसरा आपका जलवायु विज्ञान। और तीसरा आपका आ रहा है, तीसरा ये जहाँ तक बात करते हैं तो ये आपका आ गया इकोनॉमी वाला पोर्शन, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जिसमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री आपको पढ़ना है। तो देख स्मार्ट तरीके से पूरा डिजाइन किया गया है, मज़ा आ गया, ठीक है। प्लांटेशन और आयरन एंड स्टील कंपनी। अब देखिए आधारभूत उद्योग की चर्चा करते हैं तो आयरन एंड स्टील कंपनी
जो इंडस्ट्री है आयरन स्टील इंडस्ट्री, वो क्या है, आधार इंडस्ट्री मानी जाती है, क्योंकि अन्य उद्योगों के लिए क्या है, टूल्स का निर्माण करती है। ठीक है, लोहा एवं इस्पात उद्योग अन्य उद्योगों के लिए आधारभूत वस्तुओं का निर्माण करता है, तो इसलिए आधारभूत उद्योग इसको कहा जाता है। तो भारत में कई सारे हैं आयरन स्टील इंडस्ट्री है, कुछ के बारे में आप लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो झारखंड में स्थित है। जैसे टाटा का नाम, टिस्को का नाम सुने होंगे। ठीक है, टिस्को का नाम सुने होंगे। टाटा आयरन स्टील कंपनी कहाँ पे है? तो साकची में है, जमशेदपुर। टाटा नगर के नाम से भी जाना, लौह नगरी के नाम से जाना जाता है जमशेदपुर को। तो यहाँ से हो सकता है सवाल आ जाए। ये देखिएगा, इसके अलावा कहाँ पे है? तो जमशेदपुर की जो अवस्थिति की बात करते हैं तो स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पे है। स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पे है। तो ये आयरन स्टील इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना होगा। उसके अलावा क्या कारण है? तो जो भौगोलिक जियोग्राफिकल लोकेशन है, भौगोलिक स्थिति है, उसके बारे में भी पढ़ना होगा कि क्या कारण था कि जमशेदपुर में ही लोहा एवं इस्पात इंडस्ट्री को लगाया गया। इसके अलावा झारखंड में एक और है, बोकारो में स्टील प्लांट है, तो उसको भी देखना होगा। इसके अलावा ये तो भारत का पढ़ना है पूरा, तो और बहुत सारा जो है स्लेम है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। खैर चलिए इसकी भी चर्चा करें। तो ये रहा आपका पार्ट 1। तो पार्ट 1 का जहाँ तक बात करें तो स्पष्ट रूप से दिखता है, जैसे कि सिलेबस के प्रारंभ में भी मैंने चर्चा किया कि यह सिलेबस जो है या पार्ट 1 जो है वो भूगोल की मौलिकता की बात करता है। तो सबसे पहला जियोमॉर्फोलॉजी, और जियोमॉर्फोलॉजी से भी पहले एस्ट्रोनॉमी, जिसमें ग्रह का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। तो ग्रह का निर्माण, पृथ्वी भी एक ग्रह है, तो वहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है, पृथ्वी की उत्पत्ति से। इसके अलावा उसका विचार जो बताया आपको, उसके बाद तुरंत देखते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी का अध्ययन आप लोग को करना है। उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी का अध्ययन करना है। इसके अलावा इकोनॉमिक ज्योग्राफी का अध्ययन आपको करना है। तो इस प्रकार से सिलेबस डिजाइन किया गया है पार्ट 1। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पार्ट 2 की बात करते हैं। अब देखिए पार्ट 2 का जहाँ तक बात करें तो आपको भारत को पढ़ना है। देखिए विशेष रूप से बात कर रहे हैं, हो सकता है और आगे भी कुछ पढ़ना पड़े। सबसे पहले भारत। तो भारत में देखिए आयोग कितना स्मार्ट है, आपको भारत पढ़ने के लिए दे दिएगा, लेकिन यहाँ पे जनरल इंट्रोडक्शन नहीं बोला। अब जनरल इंट्रोडक्शन ही पढ़िएगा तो कम से कम, मैं बता रहा हूँ, यदि जनरल इंट्रोडक्शन मैं पढ़ाना शुरू करूँगा तो कम से कम 2 से 3 घंटा जनरल, 1-2 क्लास तो कम से कम जरूर लगेगा भारत के जनरल इंट्रोडक्शन में, सामान्य परिचय में। अक्षांश, देशांतर, लंबाई, चौड़ाई, ठीक है, इसके पड़ोसी देश कितने राज्यों से शेयर करता है, कितने देश से शेयर करता है, कौन सा राज्य अधिक शेयर करता है, कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, कहाँ से होकर नहीं गुजरती है, कौन सा पर्वत है जो भारत को 2 वर्गों में वर्गीकृत करता है, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ये सब पढ़ना पड़ता है ना। इसके अलावा सीमा रेखा की भी बात करते हैं, मैकमोहन लाइन, जीरो लाइन, इसके अलावा रेड क्लिफ, ये सब देखना है। इसके अलावा जो लॉज ऑफ सी है, जो यानी सागर में भी जो सीमा रेखाएं हैं, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये है सामान्य परिचय। तो आपको सामान्य परिचय दिया नहीं गया है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना ही होगा, हम आपको बताएंगे। और सारा आपको मटेरियल भी मिलेगा, टेंशन ना लीजिए, ठीक है, टेंशन मेरे ऊपर छोड़िए, सिर्फ आप धैर्यपूर्वक बने रहिए और जुड़े रहिए। इसके अलावा क्या है, फिजियोग्राफी पढ़ना है, भौतिक विभाग, तो इसमें क्या पढ़ेंगे, तो उत्तर में हिमालय है। सबसे पहले नॉर्दर्न माउंटेन की बात करते हैं, जिसमें ट्रांस हिमालय का भी डिवीज़न है, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, ये सब पढ़ेंगे। इसके अलावा नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करते हैं, सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा के मैदान की बात करते हैं, सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है।
इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं। जब प्रायद्वीपीय पठार का बात करते हैं तो दो भागों में विभाजित होता है भारत का प्रायद्वीपीय पठार, एक सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा आपका दक्कन प्लेट्यू में। तो ये सब, इसके अलावा दोनों साइड में ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, आइलैंड की चर्चा करेंगे। तो ये है आपका फिजियोग्राफी डिवीजन। नेक्स्ट है क्लाइमेटिक रीजन। अब क्लाइमेटिक रीजन सिर्फ दिया गया है, तो सबसे पहले तो क्लाइमेट पढ़ना होगा, मानसून पढ़ना होगा, तभी तो क्लाइमेटिक रीजन आप पढ़ सकते हैं। तो सिर्फ कह देने से कुछ नहीं होता है, जब आप पढ़ना शुरू करिएगा तब समस्याएं उत्पन्न होती है। क्योंकि आप ये भी जानते होंगे कि नो स्टडी नो कन्फ्यूजन, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन। जितना ज़्यादा पढ़िएगा सवाल उतना ज़्यादा आएगा, कुछ नहीं पढ़िएगा सोए रहिएगा, कोई सवाल नहीं। और जो सवाल पूछ रहा है इसका मतलब वो पढ़ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, क्लाइमेटिक रीजन्स आपको यहाँ पे पढ़ना है। इसके अलावा देखिए, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया पढ़ना है, भारत की प्राकृतिक वनस्पति, कौन कौन से वन पाए जा रहे हैं ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाहरित वन, सदाबहार वन है ना। इसके अलावा पर्णपाती वन, कटीले वन, मैंग्रोव, ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका वाटर पावर ऑफ इंडिया। देखिए, जल विद्युत पढ़ना है, जल विद्युत। और ये जल विद्युत सिर्फ लिखा गया है यहाँ पे, देखिए वाटर पावर, जल विद्युत। अब जल विद्युत का मतलब फिर क्या है, जल विद्युत से संबंधित, नदी से संबंधित जो नदी घाटी परियोजना है, ये सब पढ़ना है। सारी परियोजनाओं को भी देखना पड़ेगा। तो सवाल आ जाए कौन सी परियोजना कहाँ पे है, किस नदी पे है और किस राज्य में है, ये आपसे सवाल रहेगा। तो आपका वाटर पावर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है देखिए आपको कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग पढ़ना है, भारत में शुरुआत कैसे होती है, कैसा क्या है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर देखिए पॉपुलेशन पढ़ना है, सेंसस आपको पढ़ना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन भी आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा क्या है, एग्रीकल्चर रीजन आपको पढ़ना है, एग्रीकल्चर रीजन। तो एग्रीकल्चर भी तो पढ़ना पड़ेगा। एग्रीकल्चर रीजन सिर्फ दिया हुआ है, तो सिर्फ एग्रीकल्चर रीजन से तो कुछ नहीं होने वाला है ना। एग्रीकल्चर रीजन से कुछ नहीं होने वाला है, एग्रीकल्चर भी पढ़ना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर आपको देखना पड़ेगा। एग्रीकल्चर रीजन अलग विद्वान के द्वारा और योजना आयोग के द्वारा भी विभाजित किया गया है ना, बताया गया है, तो उसको भी देखिएगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर, उसका प्रकार को भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा कृषि मौसम को भी देखना पड़ेगा, रबी, खरीफ, जायद, यहाँ से सवाल रहता है कौन सी फसल रबी मौसम की है, कौन सी खरीफ की है, कौन सी जायद की है। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा फिजियोग्राफी। अब आगे देखिए दूसरा जो पार्ट है उसमें क्या देख रहे हैं, तो 7 तक जो है, 7 तक जो 7 टॉपिक आपको मिल रहा है, यहाँ तक क्या पढ़ना है, तो इंडिया के बारे में पढ़ लेना, इंडिया के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा देखिए आपको अब 8वां जो टॉपिक है आपका, उसमें क्या है, फिजियोग्राफी ऑफ झारखंड। लीजिए, झारखंड भी पढ़ना, बहुत स्मार्ट तरीके से किया गया है इसका आयोग के द्वारा कि आपको पढ़ना सब कुछ। फिजियोग्राफी ऑफ झारखंड पढ़ना है। अब सामान्य तौर पर झारखंड को 6 विभाग में, 6 या 5 या 6 विभाग में वर्गीकृत किया जाता है, लेकिन एसपी चटर्जी को याद रखिएगा, एसपी चटर्जी के द्वारा 24 डिवीज़न किया गया है, ठीक है। तो फिजियोग्राफी ऑफ झारखंड पढ़ना है। जिस प्रकार से फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, उसी प्रकार से तो झारखंड को भी पढ़ना है आपको। देख लीजिए, फॉरेस्ट रिसोर्स ऑफ झारखंड, झारखंड का फिर फॉरेस्ट रिसोर्स पढ़ना है। अब ये 2 है, 8 और 9 तो दिख रहा है कि रीजन आपको पढ़ लेना है, यानी झारखंड पढ़ना है, JH लिख रहे हैं ना, झारखंड आपको पढ़ना है, ये JH। उसके अलावा देखिए नीचे क्या है, वर्ल्ड भी दे दिया गया है, वर्ल्ड भी दे दिया गया, अलग से दिया गया फिशरीज ऑफ जापान, जापान का मत्स्यन पढ़िए, जापान का मत्स्यन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जापान जब दिया गया तो जापान का फिजियोग्राफी भी तो पढ़ना पड़ेगा। और मत्स्य उद्योग के लिए जो आवश्यक दशाएं हैं, कौन सी दशाएं हैं जिसके कारण जापान में फिशरीज इंडस्ट्री डेवलप हुआ है, उसका विकास हुआ है, तो उसको भी देखना पड़ेगा। तो ये तो
नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर ऑफ द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड भी पढ़ना है। आयरन ओर का प्रोडक्शन और उसका वितरण, कहाँ पे वितरण होता है, कहाँ पे पाया जाता है और कहाँ पे इसका उत्पादन होता है, ये भी वर्ल्ड का पढ़ना है। फिर देखिए एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, कोल एंड हाइडल पावर। देखिए परंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत स्रोत की जो बात करते हैं तो एनर्जी रिसोर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। और एनर्जी रिसोर्सेस में तो वर्गीकरण तो आपको पढ़ना ही है, सिर्फ यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2 पढ़ना है, सिर्फ 2 से काम नहीं चलेगा, बियॉन्ड भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये रहा आपका JSSC का भूगोल का सिलेबस। अब हम इसको कंसाइज करते हैं। जब कंसाइज कर रहे हैं तो देखिएगा, ये तो आ गया पहला तो उत्पत्ति वाला, चलिए इसको अलग रखिए, कहीं ना कहीं एस्ट्रोनॉमी से जुड़ा इसका मिलता है, यूनिवर्स से जुड़ा मिलता है। चलिए यहाँ पे जब आते हैं स्ट्रक्चर से ले करके ये, यानी 2 से लेकर के 8 तक, यहाँ पे क्या है, तो ये आपका जियोमॉर्फोलॉजी, ये है आपका जियोमॉर्फोलॉजी, भू स्थलाकृति का अध्ययन है, भू स्थलाकृति। देखिए भू स्थलाकृति पढ़ना है। इसके अलावा नीचे आइए, ये है आपका 9वां नंबर, क्या है, तो ये क्लाइमेटोलॉजी है, ये जलवायु विज्ञान है, जलवायु विज्ञान। देखिए तो आपको क्या करना है, ये जलवायु विज्ञान आ गया, कैसे स्मार्ट तरीके से किया गया। नीचे आपका देखिए प्लांटेशन एंड एग्रीकल्चर, तो ये क्या है, इकोनॉमी है, इको याद रखिएगा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। तो पहला जो पार्ट है इसमें तो 3 डिवीजन आपको दिख गया, 3 से 4 डिवीजन। भूस्थलाकृति, खैर ओरिजिन ऑफ द अर्थ को भी भूस्थलाकृति जियोमॉर्फोलॉजी में ही ऐड कर लेते हैं। तो भौतिक भूगोल यहाँ पे दिख रहा है, भौतिक भूगोल दिख रहा है। इसके नीचे वाला जो पोर्शन है वो मानव भूगोल के अंतर्गत आ जा रहा है। देखिए भौतिक भूगोल और मानव भूगोल को किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित करके आपको सिलेबस बना दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। ये है आपका पार्ट 1। अब पार्ट 2 की चर्चा करते हैं, देखते हैं पार्ट 2 में क्या है। पार्ट 2 में जैसा कि आपको बताए 1 से लेकर के 1 से लेकर के 7 तक, 7 तक ना, हाँ 1 से लेकर के 7 तक का जो टॉपिक है, 1 से लेकर के 7 तक, ये क्या है, तो भारत, भारत के बारे में, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये पढ़ना है। देखिए इसके बाद आते हैं 8 से 9, ये क्या है, तो झारखंड पढ़ना है आपको। और तीसरा जो आ रहा है वो क्या है, वर्ल्ड आपको पढ़ना है। तो पार्ट 1 भी 3-4 सेगमेंट में है और पार्ट 2 भी 3-4 सेगमेंट में। भारत पढ़ना है, झारखंड पढ़ना है, वर्ल्ड पढ़ना है। तो ये है आपका सिलेबस जो स्मार्ट तरीके से डिजाइन किया गया है आपके लिए। तो आप तैयार रहिए इसको पढ़ने के लिए। तो आशा करते हैं कि जो भी मेरे द्वारा बताया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में नहीं आया है, आएगा या नहीं आया होगा, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी को।